आज हम शुरू करेंगे N2311 का नेक्स्ट टॉपिक जो कॉटन पेस्ट है। कॉटन पेस्ट के बारे में तो जो कॉटन पेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है, स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसे बोलते हैं धब्बेदार सुंडी। अब नाम से पता चलता है धब्बेदार नहीं, जिसकी बॉडी पे स्पॉट पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि इसकी क्लास और इसका जो फाइलम है इंसेक्ट का, तो सबको ही पता है, हर वीडियो में डिस्कस किया जाता है। जब इसके ऑर्डर की बात करते हो तो इट्स बिलोंग फ्रॉम लेपिडोप्टेरा और इसकी फैमिली है नॉक्टिटी। और इसका जो जीनस है वह एरियस और इसकी स्पीशीज हमें दो दी गई है, एक तो वर्टिसेला एंड इंसेलेलाना। तो ये दो जो स्पीशीज है वो स्पीशीज वेरी कर सकती हैं इंसुलाना और विटेला से। दोनों में से कोई भी स्पीशीज हो सकती है, बट जीनस दोनों का सेम ही है, एरियस। तो ये पहले ही जब हम एंटो में शुरू से ही स्टडी करते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो जीनस और स्पीशीज है वो चेंज हो सकता है, और जबकि जो क्लास फाइलम ऑर्डर ये सबका एक फिक्स होता है। जीनस स्पीशीज तो नेचुरल सी बात है, जब स्पीशीज चेंज हो जाएगी तो हो सकता है वो एक ही जीनस की दो स्पीशीज हो, या हो सकता है वो एक फाइलम में दो अलग अलग जीनस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट आपको पता है क्या होता है, होस्ट प्लांट जिस पर इंसेक्ट सर्वाइव करता है या इंसेक्ट की लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो जब हम कॉटन की बात करते हैं तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट होगा वो कौन सा होगा, कॉटन, या जिसको कपास कहा जाता है। कॉटन या कपास, भिंडी, सन, गुड़हल, मालवेसी कुल के जो प्लांट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं। और अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, या हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये इसका जो प्रकोप है वो कौन कौन से स्टेट्स में होता है। तो इंडिया में जब बात करते हैं तो इंडिया में जब देखते हैं तो इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब आदि स्टेट्स में इस इंसेक्ट का वितरण पाया जाता है। जबकि वर्ल्ड वाइड जब बात करें तो लंका, बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र और अफ्रीका आदि में ये इंसेक्ट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो डैमेज है या इसका जो नेचर है। तो जो ये इंसेक्ट है ये क्या है, पूरे साल भरी एक्टिव कंडीशन में रहता है, मतलब सक्रिय रहता है। इसका जो प्रकोप है वो पूरे साल में कभी भी हो सकता है। और इसका जो है सर्दी की जब मौसम आता है, सर्दी में तो इसके जो इंसेक्ट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। और पहले भी हमने बात की है कि जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं या इसके प्रकोप की, तो हमारे पास दो स्टेजेस आती हैं, एक तो लार्वा और एक इसका एडल्ट। तो इसमें जो कंडीशन है इस इंसेक्ट में, जो स्पॉटेड बॉलवर्म है या धब्बेदार सुंडी है, इसमें नाम से ही पता है धब्बेदार सुंडी मीन्स जो सुंडी अवस्था है, जो लार्वा फॉर्म है, वो क्या करता है, प्रकोप को फैलाता है या फसल को नष्ट करता है। और ये बहुत बुरी तरह से ही प्रकोप फैलाता है, जिससे फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। और जो इसके जो सॉफ्ट पोर्शन होते हैं पौधे के, उस पर जो ये फीमेल इंसेक्ट है वो एग्स देती है, जिससे पहले लार्वा फॉर्म या छोटे छोटे सुंडियाँ निकलती हैं जो पत्तियों को खाना शुरू कर देती हैं। अब आप ये देख रहे हो ना, ये देखो ये होल है क्यों हुए, किसके, इन सुंडियों के। वो उसको जब छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं और जो मुलायम जो टहनियाँ होती हैं उसके अंदर छेद कर देती हैं और सुरंग बनाकर रहने लगती हैं। पहले भी हमने इंसेक्ट में पढ़ा है ना कि लार्वा फॉर्म क्या होते हैं, तने के अंदर चला जाता है। तो ये भी क्या करती हैं, छोटी छोटी पत्तियों को खाती हैं और जो कोमल तने होते हैं, कोमल जो टहनियाँ होती हैं उसके अंदर सुरंग बना लेती हैं, और जिससे कोमल टहनियाँ जो होती हैं वो मुरझाकर लटक जाती हैं और पत्तियाँ भी क्या होती हैं, खत्म हो जाती है। नेचुरल सी बात है, जब ये पत्तियाँ खाएंगी तो उस प्लांट्स की जो
ग्रोथ है वो रुक जाती है। और उसके बाद क्या करती है, ये जो लार्वा फॉर्म है या जो ये सुंडी है, ये फूल कर जो कलिकाएं निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं, उन पर अटैक कर देती है। पहले कहाँ होती है, पत्तियां खाती हैं, टहनियों के अंदर सुरंग बना लेती हैं, और फिर ये बर्ड्स पर अटैक करती है, और जो कलिकाएं होती हैं वो क्या होती है, झड़ने लग जाती हैं, और वो उसमें सड़ने भी शुरू हो जाती हैं, सड़न शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो सुंडियाँ क्या करती हैं, उनको खाती है ना, जो बर्ड्स होती हैं, और उसके बाद क्या आता है, जो कॉटन के सफ़ेद गोले होते हैं उसके अंदर छेद करके जो ये लार्वा फॉर्म है या जो सुंडियाँ हैं, ये उसके अंदर घुस जाती हैं और बीजों को खाने लगती हैं। और छोटे जो पेड़ होते हैं वो तो पूरे के पूरे झड़ जाते हैं, और जो बड़े गोले होते हैं वो पकने से पहले ही खुल जाते हैं, जिससे क्या होती है, कॉटन के अंदर और इन्फेक्शन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कवक का इन्फेक्शन हो जाता है, और वो फसल क्या है, जो खराब हो जाती है। और जो कॉटन बचती भी है, जो कॉटन वो जो बहुत घटिया क्वालिटी की कॉटन मिलती है। तो इसका कर्म होने से 80% तक क्या है, जो नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। जो लाइफ साइकिल है वो कितनी स्टेजेस होती हैं, तो हम पहले भी पढ़ते हैं कि हमारे पास लाइफ की कितनी स्टेजेस होती हैं, या तो 3 या 4। तो इस इंसेक्ट में हमारे पास है 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में कौन सी होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो एग्स की जब बात करते हैं तो जो ये इंसेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये एडल्ट बनते हैं तो एडल्ट बनने के 2 से 3 दिन बाद ही जो इसमें कॉपुलेशन का क्रिया को किया जाता है, और कॉपुलेशन करने की क्रिया के दूसरे दिन ही फीमेल इंसेक्ट है जो एग देना शुरू कर देती है। और वो एग कहाँ दिए जाते हैं, जो प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, मुलायम भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, कलियां या फूल के उसके ऊपर छोटे छोटे गोलों के रूप में एग्स दिए जाते हैं, जो अलग अलग ही दिए जाते हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ में 200 से 500 तक एग्स देती है, और ये जो एग है उसका साइज अबाउट 1 mm व्यास का होता है। और इनका जो हैचिंग टाइम है वो गर्मियों में 3 से 4 डेज रहता है, जबकि सर्दियों में 8 to 9 डेज में ये हैच होकर फूट जाते हैं। अब ये पहले भी हमने कुछ इंसेक्ट्स में देखा था कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हैचिंग टाइम कम होता है, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो इनका हैचिंग टाइम बढ़ जाता है। सेम वे इस इंसेक्ट में भी होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो इसका जो हैचिंग टाइम है वो 3 to 4 डेज ही रहता है, जबकि अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में इनका जो हैचिंग टाइम है वो 8 to 9 डेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लार्वा फॉर्म, जिसको सुंडी अवस्था भी कहा जाता है। अब आप सुंडी या जो लार्वा फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसको आप लट भी कहते हो, वो आप फॉर्म अक्सर अपनी सब्जियों और फ्रूट्स में या कभी कोई पत्तेदार सब्जियों में भी आप देख सकते हो, तो लगभग ये सेम ही रहते हैं। तो हम उस लार्वल फॉर्म की बात करते हैं, तो वो जो लार्वल फॉर्म या जो इसकी सुंडी अवस्था है वो कैसी होती है, वो हल्के रंग की होती है, हल्की वाइटिश कलर की, और उसका जो हेड है वो ब्लैक कलर का होता है, और पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, और 1.2 से लेके 1.3 mm तक लंबाई की होती है। और इसकी जो अवस्था है, इसका जो टाइमिंग है वो 24 घंटे 24 आवर्स तक बाहर रहती है, मीन्स वो केवल 24 घंटे तक बाहर रहती है। उसके बाद क्या करती है, ये पत्तियों में या फ्लावर में या गोलों के अंदर जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसके अंदर घुसकर अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देती है। हुआ ना। अभी जब हम इसकी नेचर ऑफ डैमेज में भी अभी हमने चर्चा की थी कि क्या करती है, ये गोलों के अंदर घुस जाती है या पत्तियों में, या जो कोमल टहनी है उसके अंदर ये घुसकर अपने साइज को बढ़ाती है, और 3 से 4 बार त्वचा निर्मोचन करती है और पूर्ण रूप से विकसित सुंडी बन जाती है। त्वचा निर्मोचन आपको पता ही है कि क्या होता है, त्वचा निर्मोचन जिसमें कि स्किन को चेंज किया जाता है, पुरानी स्किन को उतार दिया जाता है तो नीचे से नई जो लेयर बनी होती है।
तो इस प्रकार क्या करते हैं, 3 से 4 बार जब इसका निर्मोचन क्रिया हो जाती है तो जो सुंडी है वो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में आ जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 22 टू 25 मिलीमीटर वो तक हो जाती है। अब सुंडी की जो अवस्था है वो दोनों ही जातियों में विटेला तथा इंसुलिना को अलग से पहचाना जा सकता है। जो विटेला और इंसुलिना दो स्पीशीज की बात करी थी, तो उनकी जो सुंडी अवस्था है या उनकी जो लार्वल फॉर्म है उसको अलग से पहचाना जा सकता है। जो विटेला की जो लार्वा फॉर्म है उसके पीठ जो उसकी बैक होती है वो ब्राउन कलर की होती है और बीच में सफ़ेद धारी होती है और पेट उसका येलो कलर का होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं। इस प्रकार ये क्या है, अलग होती है। और सुंडी को जो पूर्ण विकसित होने में गर्मियों में लगने वाला टाइम है, पहले भी हमने देखा ना, एग हैचिंग में भी वेरिएशंस हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। गर्मियों में कम टाइम लगता है, सर्दियों में हैचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में ये सुंडी 10 से 12 दिन में ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और अगर सीज़न क्या हो, सर्दियों का, जब सर्दियों का सीज़न आता है तो इसको 15 टू 20 डेज लगते हैं। और जब ये सुंडी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो ये गोलों से जो कॉटन बॉल्स है उससे बाहर आ जाती है और जो इसके तने हैं या जमीन है या पत्तियों के नीचे या जो दरारें होती हैं उसके अंदर जाकर ये कोशावस्था में या प्यूपा में बदल जाती हैं। कोशावस्था इसकी जो होती है या कृमि कोश होती है, जो प्यूपा होती है वो कैसे होते हैं, वो मटमैले रंग का कोश होता है। जो प्यूपा होता है या जो उसका प्यूपा क्या होता है, जिसके अंदर लार्वा विकसित होकर अपने आप को बाहर की तरफ से एक आवरण से कवर कर लेता है, तो वो उसकी क्या फॉर्म कहलाती है, प्यूपा, जो कि लार्वा और एडल्ट के बीच की अवस्था होती है। और उसका क्या होता है, अगला सिरा चौड़ा और पिछला पतला। में जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है, अगला सिरा चौड़ा और पिछला पतला। अभी आपने पीछे डायग्राम में देखा भी था कि इसका जो प्यूपा दिखाया हुआ था उसमें क्या था कि आगे वाला सिरा ऐसा था और पीछे वाला इस प्रकार से संकरा दिखाया हुआ है। और ये क्या करती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 12 mm और चौड़ाई क्या होती है 4 से 5 mm तक हो सकती है। अब सॉरी सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी। एग हैचिंग में भी टाइम में सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस थी और जो लार्वा फॉर्म थी या जो सुंडी अवस्था थी उसमें भी सीजन के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी हमने वेरिएशंस देखी थी। और अब हम इस थर्ड जो स्टेज है इसकी प्यूपा, इसमें भी क्या होता है, जब गर्मियाँ या रेनी सीजन होता है तो इसको अडल्ट में चेंज होने में 5 टू 15 डेज लगते हैं। जबकि अगर विंटर सीजन है या सर्दी का मौसम है तो इसे अडल्ट में चेंज होने में 18 टू 31 डेज लगते हैं। मेन्स हमारे पास क्या है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन पे क्या डिपेंडेंट है, एग हैचिंग, सुंडी अवस्था का डेवलपमेंट या उसका परिवर्तन, उसकी वृद्धि, और प्यूपा अवस्था में प्यूपा से एडल्ट को बदलने का जो प्रोसेस है या जो कृमि कोश अवस्था है उसको पूरा होने का समय। तो ये हमारे टेम्परेचर वेरिएशन कह सकते हैं या सीजन, जो इन्वायरमेंटल सीजन है उसकी वेरिएशन के कारण ये भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोड की। अब जो विटेला होता है वो लगभग 12 mm लंबा होता है और क्या होता है, उसका सिर जो होता है छोटा होता है। हम बात करते हैं पहले विटेला की। हमने दो स्पीशीज को डिस्क्राइब करना है ना, दो स्पीशीज की बात करी थी। तो विटेला में सिर छोटा होता है, आंखें बड़ी और काली होती हैं और इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। अगले पंखों के बीच में एक जोड़ी हरी धारी होती है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दोनों स्पीशीज को अलग होते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं, कभी भी डिस्कस करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को स्टडी करते हैं तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, किसी भी इंसेक्ट को जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसकी पहचान करते हैं या उसको क्लासिफिकेशन करने के कोशिश में होते हैं, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो क्या होता है हमारे पास,
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी जो है आकार की है, तो दिस वन इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की उसकी आंखें से छोटा होता है, आंखें बड़ी होती है, काली होती है, और उसका जो बॉडी है वो पिंक कलर या वाइट कलर का होता है, और इसके जो थॉरेक्स पार्ट है या वक्ष के पीछे बालों के गुच्छ होते हैं। तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू डिफरेंट इंसेक्ट्स या टू डिफरेंट स्पीशीज। तो अभी हम एक की बात करते हैं, और सेकंड जो स्पीशीज हमारे पास क्या है, सेकंड जो है हमारे पास, पहले एक विटेला है, दूसरी है इंसुलाना। तो इंसुलाना की जब बात करते हैं, इसका जो साइज होता है वो पहले जैसा ही होता है, मीन्स विटेला जैसा होता है, परंतु इसकी जो पहचान है वो क्या होता है कि इस जो इंसेक्ट है उसके अगले जोड़े जो पंख होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका जो प्रकोप है या इनका जो अटैक है कहाँ होता है, शुष्क प्रदेशों में, जहाँ पर पानी कम होता है। और जो फीमेल कीट है वो क्या होता है, पॉपुलेशन की क्रिया के बाद मर जाते हैं, जबकि जो मेल की सॉरी जो पॉपुलेशन की क्रिया के बाद मेल जो इंसेक्ट है वो मर जाते हैं, जबकि फीमेल है वो 10 to 13 डेज तक जीवित रहती है। और पूरा जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, 31 से 35 डेज में पूरा हो जाता है, और इसकी जो पीढ़ियां मिलती हैं वो लगभग 7 से 8 पीढ़ियां एक साल में मिलती हैं। ये देखते हैं हमारे पास ये जो पहली अवस्था है ये क्या है, एग। एग से 3-4 डेज में क्या होता है, अगर समर है गर्मी है तो 3-4 डेज, और विंटर है तो 8 to 9 डेज में हमारे पास ये सेकेंड स्टेज बनती है। और सेकेंड स्टेज में 15 to 20 डेज इन समर एंड विंटर एंड 10 to 12 डेज समर। तो इसमें ये ग्रोथ करके हमारे पास थर्ड स्टेज प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा से 5 से 15 दिन यदि गर्मी हो, और अगर सर्दी हो तो 15 से 31 दिन तक हमारे पास जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, एडल्ट में बदलता है। और एडल्ट 3 से 4 डेज के में ही क्या करते हैं, कॉपुलेशन की क्रिया, और कॉपुलेशन की क्रिया के जस्ट एक दिन बाद ही क्या होता है, जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। वही मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो इसके करेक्टर होते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर को हमेशा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कि किस इंसेक्ट के स्पेसिफिक जो करेक्टर है किस प्रकार है। अब इसमें क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है ना, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 21 to 35 डेज इन समर। अब ये भी एक स्पेसिफिकेशन है, इसका एक विशिष्ट गुण है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है या सीजनल जो वेरिएशन है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसमें 21 to 35 डेज में पूरा होता है। यदि हम विंटर की बात करें तो वही लाइफ साइकिल का जो टाइमिंग है वो 34 से 64 डेज तक हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके टाइम में भी सीजनल वेरिएशंस देखी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू सीजन उस टाइमिंग में भी वेरिएशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की। अब कंट्रोल क्या होता है कि यदि इसके प्रकोप को रोकने के लिए हम कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कोई सावधानियां ले सकते हैं, या फिर अगर प्रकोप हो जाए तो उस पर किसी प्रकार के केमिकल्स के छिड़काव से उसको रोका जा सकता है। तो ये जो कंट्रोल है या जिसको हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि जब फसल की कटाई होती है उसके बाद खेत की मिट्टी को हल से पलट देना चाहिए, ताकि अगर उस मिट्टी में सुंडियां हैं तो वो खत्म हो जाए। और अगर खेत के पास मालवेसी कुल के पौधे हैं तो उसको नष्ट कर दें, ताकि जो कीट ग्रसित पत्तियां हैं या टहनियाँ जो भी मिले उसको जलाकर खत्म कर देना चाहिए। थर्ड है हमारे पास कि जो प्लांट्स हैं वो मुरझाकर लटकी हुई, अगर हमें उसकी टहनियाँ दिखाई दें तो उसको तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, और जो पत्तियां टहनियाँ कुछ भी मिले उसको भी नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि फसल पर प्रकोप हो जाता है, इस इंसेक्ट का आक्रमण हो जाता है, तो कुछ ऐसी केमिकल्स है जिसको कीटनाशक कहते हैं, है ना, या कोई दवाई बोल सकते हैं, उसको एक फिक्स क्वांटिटी में पानी में मिलाकर
और जिस एक लिमिटेड इंटरवल में जैसे 15 डेज के बाद उस पर छिड़काव करना चाहिए। लाइक स्पाइनोसेड ट्राइफोफास 40 या पायराक्लोफास, इस प्रकार से ये जो कीटनाशी हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। और अगर भिंडी की फसल पर इसका प्रकोप हो जाता है तो उसे इंडोसल्फान या DDBP का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग प्रयोग से हम इस फसल को बचा सकते हैं और प्रकोप होने के बाद उस फसल पर उस प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम फेरोमोन ट्रैप को भी लगाकर नर कीटों को आकर्षित करें। फेरोमोन ट्रैप का होता है जिसमें इस इंसेक्ट के फेरोमोन की जो फ्रेगनेंस है उसको फैलाया जाता है, जिससे क्या है जो फीमेल इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होकर उस ट्रैप के पास आ जाते हैं और उस ट्रैप के पास आने के बाद उसको पकड़कर खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रतिरोधी जातियां, तो हमें प्रतिरोधी जातियों का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट वन जो है हमारे पास वो है इसके प्राकृतिक शत्रु, मतलब जो कीटों पर परजीवी हैं या जो सुंडी पर परजीवी हैं उनका हम इस इंसेक्ट की सुंडी को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने किया है कि कॉटन का एक पेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी पिंक बॉल वॉर्म।